परिश्रम की मिसाल। किसान बड़ी मेहनत से खेती करता है, लेकिन उस मेहनत का पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता। कोरोना के कारण बहुत से धंधे ठप पड़ गए हैं, खास तौर पर पर्यटन उद्योग। लेकिन इसी बीच पर्यटन की एक नई इंडस्ट्री चर्चा में है, जिसका नाम है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म से तात्पर्य है कृषि पर्यटन। एग्रो टूरिज्म के तहत कृषि से संबंधित गतिविधियों एवं कृषि की प्राचीन विरासत को पर्यटकों के समक्ष मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत पर्यटकों को खेतों के बीच जाकर प्राकृतिक माहौल में फसलों एवं उनके उत्पादों को देखने एवं प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। एग्रो टूरिज्म का एक उदाहरण जयपुर के खोरा श्याम दास स्थित ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन के जैविक फार्म में है। यह जैविक फार्म अपने आप में अनूठा है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत मेल है, साथ ही यहाँ अभिभूत करने वाला दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसे इस फार्म में रहने वाले कुत्ते और बिल्ली की आपस में गहरी दोस्ती है और वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से खेलते हैं, जो देखकर किसी को भी हैरानी और प्रसन्नता होगी। यह जगह किसानों के लिए मॉडल खेत जैसा है, जहां किसानों को जैविक खेती अपनाते हुए अपनी आमदनी में इजाफा करने के तरीके बताए जाते हैं। यहाँ मुर्गी पालन, बकरी पालन, अजोला उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन होता है। हर वो तकनीक जिससे किसान आत्मनिर्भर बन पाए। किसान यहाँ आकर सरलता से सीख लेता है। यहाँ पर किसानों को कृषि विशेषज्ञों की निगरानी में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस मॉडल खेत की अवधारणा 2 युवाओं ने की है। इंद्रराज जो कि बीएससी एग्रीकल्चर हैं और उनकी साथी सीमा जो कि एमएससी हॉर्टिकल्चर हैं। ये दोनों ही इस मॉडल खेत की देखभाल करते हैं। यह शहरी नागरिकों को भी लुभाता है। यह युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने का भी एक बेहतरीन विकल्प है। युवा इंदिराज और उनकी साथी सीमा का यह एग्रो टूरिज्म अपने आप में एक सफल प्रयोग है। इस मॉडल खेत को देखते ही आपको खेती से जुड़ी बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी और यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। मिट्टी से जुड़ा हूँ साहब, दाल रोटी का सहारा है। मिट्टी ही मेरी सोना, मिट्टी ही मेरी चांदी, बारिश मेरी खुशियों का सहारा है। जय जवान जय किसान। अभी मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पर जो प्रकृति की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगहों में से मैं एक मान सकती हूँ, एग्रो टूरिज्म। आप देख रहे हैं दी आवाज़। एग्रो टूरिज्म वर्ड्स का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के बीच में ही रहना, खेती किस प्रकार से होती है इसके सभी तरीकों को जानना। आज हमारे साथ में 2 ऐसे युवा मौजूद हैं जो कृषि स्नातक हैं और जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सीमा जी। इसी के साथ इंद्रराज जी हमारे साथ भी मौजूद है। ये वही युवा हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी ये मन में ठानी कि युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, कृषि को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी इंद्रराज जी कि जो ख्याल है कि आपने कृषि में आपने बीएससी करी, उसके बाद भी आपने मन में ये क्यों ठानी कि आपको कुछ इस प्रकार का करना है? आपके पास तो और भी बहुत ऑप्शन थे, आप पढ़ाई की नज़र में आगे जा सकते थे, इसके साथ ही आप सरकारी नौकरियों की तैयारी भी कर सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों ठाना इस प्रकार से आप कुछ नया करना चाहते हैं? देखिए मैडम, जब हम लोग बच्चे थे तो पापा जो है एक बात कहते थे कि बेटा हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना है। और जब बीएससी हमने एग्रीकल्चर से की तो उसके बाद भी ऐसा लगा कि जब खेतीबाड़ी से पढ़ाई हो गई है तो अब इसी से जुड़ा रहना ज़्यादा ठीक है, हमें अपना जो फील्ड है वो बदलना नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर हम इसमें लगे रहे और एक मौका है, क्योंकि अन्नदाता जो है वो हम लोग अन्नदाता के साथ काम कर रहे हैं अभी किसानों के साथ, तो एक खुशी अंदर से महसूस होती है और प्रकृति के साथ हम लोग रह रहे हैं तो अच्छा भी लगता है। हमारा ड्रीम भी ऐसा था कि हम लोग ऐसा एकदम बिल्कुल गांव की जगह पे रहें और प्रकृति के पास में रहें। तो ये बिल्कुल हमें एकदम मन को भाता है ऐसा, इसलिए हम लोग इसमें लग रहे हैं अभी काम में।
शिवा जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा इस प्रकार से खेती में जो है कुछ नई शुरुआत करना। आपको घर पे भी लोगों ने कहा होगा कि आप क्यों इस तरह के काम की शुरुआत कर रही हैं, आप कुछ और करिए, पढ़ाई में आगे जाइए। तो कितना आपके लिए मुश्किल रहा ये जो शुरुआत करने का सफ़र? देखिए मैम, मेरे इस सफ़र में मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली ने मुझे इसका अपोज़ किया था कि मैं नहीं करूँ इसमें और मैं गवर्नमेंट जॉब में ही ज़्यादा प्रेफर करूँ। फिर इसके बाद में मेरा तो स्टार्टिंग से ड्रीम था, मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर किया है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मुझे फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ काम करना है। तो जब इंद्रराज जी मुझसे मिले तो हमारे विचार एक दूसरे से मिले, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एनजीओ से ही शुरुआत करें। तो हमने एक किसानों के लिए एक मॉडल खेत तैयार किया है, जहाँ पर हम फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और यहाँ पर एक ही जगह हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर हम फार्मर्स को एक दूसरे से को रिलेटेड फार्मिंग और प्लस में पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इसके अलावा और भी टेक्निकल मतलब हम ट्रेनिंग देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इसमें फार्मर्स हाई टेक्निक से आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पहली सफलता आपको कब मिली जब आपने शुरुआत करी? बहुत मुश्किल आपका ये सफ़र रहा, तो आपको कब लगा कि हाँ, अब हमारा जो हमने शुरुआत करी इसकी थोड़ी सी हमें सफलता का स्वाद हमने चखा है? कब ऐसा आपको लगा? सबसे पहले हमें शुरुआत में सफलता का एहसास जब हुआ जब लोग हमारी अगेंस्ट बोलते थे कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, एमएससी बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, तो तुम क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हो, उसमें अच्छी जॉब है, तुम वो करो, तुम क्यों खेती में फंसे हुए हो। फिर हमारे को बाद में पता चला कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो लोग इसको सपोर्ट करने लगे। यहाँ पे आते थे लोग, सब हमारी प्रशंसा करने लगे, तो हमें ऐसे लगने लगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे में इंटरनली कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर बाद में हमारे नाबार्ड से भी ट्रेनिंग्स आने लगी, गवर्नमेंट के थ्रू भी, और कुछ अधिकारी लोग भी पर डे यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। कुछ अर्बन एरिया से भी लोग आते हैं, यहाँ एन्जॉयमेंट के लिए भी आते हैं, रुकते हैं और एग्रो टूरिज़्म का पूरा आनंद यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे को लग रहा है कि अब ये सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। इंद्रराज जी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो आपने ये मॉडल खेत तैयार किया है, ये एक तरह से शहरी युवाओं को भी आकर्षित करने का अच्छा तरीका है, और जो कृषि के प्रति भी से युवा जो है आकर्षित होना चाहते हैं, तो आपने क्या इसी आकर्षित युवाओं को करने के लिए ये शुरुआत करी, या फिर आपके दिमाग में और क्या क्या विचार आए थे जब आप ये सोच लेकर आए? मैडम, जब हमने एनजीओ की शुरुआत करी थी उस वक्त हमें ये था कि हमें किसानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, किसानों को हम लोग इस दिशा में लेके जाएं कि उनकी इनकम बढ़ सके, जो आज हालात किसानों के हैं उसको बदल सकें। लेकिन जब हमने फार्म डेवलप करने की सोची तो हमारे मन में पहले हमारे ऐसे ड्रीम था कि हम जैसे पुराने घर होते थे उस तरह के घरों में रहें, तो हमने एक घर बनाया था। फिर यहाँ जब लोग मिलने आने लगे, कुछ दोस्त आने लगे, कुछ अधिकारी आने लगे, तो उन्होंने ऐसा डिमांड किया कि हम भी इस तरह के घर में, देसी घर में रहना चाहते हैं, इस तरह के माहौल में रहना चाहते हैं। तो जैसे लॉकडाउन जब लगा था, कोरोना काल जब शुरू हुआ था, उस वक्त हमें महसूस हुआ कि अब हमारे पास वक्त है इसको तैयार करने के लिए। तो हमने फिर इसकी शुरुआत की, और ये जो हमने एग्रो टूरिज्म का जो दिमाग में आया वो कोरोना के टाइम पे आया कि ऐसे वक्त पे लोग जो फ्लैटों में बंद हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनका बड़ा ड्रीम है कि वो बाहर जाएं, बाहर घूमें फिरें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि क्या एग्रीकल्चर होती है, किस तरीके से फ्रूट्स लगते हैं, वेजिटेबल्स लगती हैं। फिर ये दिमाग में आया, उसके बाद हमने ये इसकी शुरुआत करी, और कोरोना जो अभी 8-9 महीने का टाइम जो बीता है उसमें हमने ये एग्रो टूरिज्म का भी हमने इसके साथ एसोसिएट किया है। ये एग्रो टूरिज्म जो है आने वाली इंडस्ट्री में जैसे लोगों से, अधिकारियों से मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि एग्रो टूरिज्म आने वाला जो टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो इसके साथ साथ ही हम लोगों ने ये इसकी शुरुआत करी है। इसके अलावा किसानों की और किस प्रकार से एग्रो टूरिज्म के द्वारा मदद यहाँ पर हो पाती है, और क्या क्या उनके लिए इंतजाम कर गए? आय बढ़ाने की आपने बात करी, तो और क्या क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसानों की और मदद हो सकती है? चाहे कोरोना की बात करूँ, लगातार ये दौर सबके लिए मुश्किल रहा है, किसानों के लिए भी बहुत बार समस्याएँ आती रहती है, तो उनके लिए कितना मददगार है ये? देखिए, हमने जो ये मॉडल बनाया है, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, समन्वित कृषि प्रणाली।
इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक छोटी सी जगह पे हम लोगों ने की हैं। जैसे पोल्ट्री है, मुर्गी फार्म है, बकरी फार्म है, गाय है, इस तरह का वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो जैसे कोरोना में ऐसा हुआ कि जब एकदम से मंडियां बंद हुई तो लोग जो जिनने सब्जियां लगा रखी थी वो जो सिर्फ सब्जी पे ही डिपेंड थे, उनकी इनकम एकदम से बंद हो गई। अगर इस तरह का मॉडल किसान के पास हो जिसमें थोड़ी थोड़ी इनकम सब जगह से आए, जैसे हमने जैसे मुर्गियां और बकरे पाल रखे हैं, तो जैसे हमारी वेजिटेबल्स अगर नहीं बिकी उस टाइम पर तो हमारे पास मुर्गे और बकरे ऐसे हैं जिनको हम लोग बाद में सेल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का बचाव किसान का है और इसी मॉडल पे अगर किसान काम करेगा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा किसान का। अदरवाइज जो पुराने एक ही ढर्रे पे हम लोग चल रहे हैं, किसान सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये है कि किसानों को बदलना पड़ेगा, इस मॉडल पे आना पड़ेगा। आपने बात करी जैविक खेती की, तो यहाँ पर किस प्रकार से आपने ऑर्गेनिक जो खेती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे जो है प्राकृतिक चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है ताकि बेहतर खेती यहाँ पर हो पाए? देखिए, प्रकृति ने एक सिस्टम अपने आप बना रखा है। अगर पहले की बात करें तो प्रकृति में ऐसा सिस्टम था कि कोई अगर हानिकारक जीव पैदा हो रहा है तो उसके साथ साथ उसको जो नष्ट करने वाला जो जीव है वो भी साथ में होता था। तो इस तरह का ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ, और बहुत हद तक ये तैयार भी हो गया है कि कोई कीड़ा आया है वो फसल को नुकसान करता है तो उसके लिए जैविक तरीके से ही उसका निवारण किया जाए। जैसे हमारे पास देसी गायें हैं, जैविक खेती का जो आधार है वो देसी गाय है। तो देसी गाय के गौमूत्र से, गोबर से, और जो नीम, जैसे नीम है, आक है, धतूरा है, इन चीज़ों से हम जो जैविक जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग बनाते हैं। और जैसे यूरिया डालते हैं किसान नाइट्रोजन के लिए, उसके लिए भी हम जैविक तरीके से ही जो है वो सारी चीज़ें बनाते हैं। और पूरा जो हमारे यहाँ फसल होती है वो पूर्ण रूप से जैविक होती है। पिछले हम 2 साल से ये जैविक खेती हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सीमा जी, आप भी इसके बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से जो है आप यहाँ पे जैविक उत्पादन करते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ बताना चाहें? जैसे कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो इसमें एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेटेड है। जैसे कि हम अजोला घास उगाते हैं जो आपने देखा पीछे लगी हुई है, तो यहाँ के हमारे सारे जानवर उनको खाते हैं। जैसे कि गाय हुई, बकरी हुई, मुर्गे हुए, सारे जानवर उसको खा सकते हैं और ये बहुत पौष्टिक होता है। फिर उनसे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे गोबर हुआ और उसकी बकरे की मेंगनी हुई और बीट हुई, इन सब का हम खेत में ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ करते हैं। गाय के गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, हमारे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगी हुई है। फिर जो खेत में जो चारा होता है उसी को वापस जानवरों को डालते हैं, और यहाँ पे जो सीरियल क्रॉप्स लगती है, वेजिटेबल्स लगती है, तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। और इसके अलावा हम जो भी दवाइयाँ बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि प्लांट से बने होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से बने होते हैं जो कि बिल्कुल देसी तरीके होते हैं। तो उससे हर चीज़ का अल्टरनेट है, मतलब पहले भी था और अभी भी है। लोग करना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जागरूक करना होगा लोगों को, यही हम लोगों को सिखाते हैं। तो वही चीज़ जानवर खाएगा तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा, मिल्क होगा ऑर्गेनिक होगा, वेजिटेबल्स होगी ऑर्गेनिक होगी। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे वेजिटेबल्स होती है तो उनके जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं तो उसी की भी हम खाद बनाते हैं और उसी को वापस हम खेत में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम मतलब एक चक्र की तरह इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इसको एग्रो टूरिज्म और मॉडल खेत भी हम कहते हैं, तो मॉडल खेत के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो किसानों को किस प्रकार से कृषि विशेषज्ञों की निगरानी में यहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, जब हमारे पास वैसे अभी नाबार्ड से कुछ एक्सपोजर विजिट्स आती हैं, जैसे अभी हरियाणा से आए थे कुछ किसान आए थे, तो जब उन्होंने यहाँ देखा 3 दिन वो लोग यहाँ रहे, हमने आसपास के जो मॉडल खेत हैं और भी किसानों के वो हमने दिखाए उनको, तो उनके मन में एक आशा जगी कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि आजकल किसान को जब कहते हैं कि जैविक खेती करो तो वो कहते हैं नहीं संभव नहीं है, लेकिन जब यहाँ लोगों ने आके देखा, प्रैक्टिकल किया, तो उनको महसूस हुआ कि नहीं पॉसिबल है, और वहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको अडेप्ट भी किया है। अब एग्रो टूरिज्म में ऐसा है कि अगर आपका खेत शहर के पास है, कहीं 10-15 किलोमीटर के बीच में है, तो आपका जो खेत से ज़्यादा इनकम टूरिज्म से आ सकती है। अगर किसान भाई ये करें कि आपके वहाँ रुकने के लिए 2-3 स्टे के लिए जगह हो जाए देसी टाइप का, जहाँ लोग बाग आके और अपना एंजॉय कर सकें और वहाँ रह सकें, वो खेतों के साथ टाइम बिता सकें, प्रकृति के साथ टाइम बिता सकें, तो आप जो किसान की इनकम है वो जायज़ है कि वो बढ़ेगी किसान की इनकम। तो इसी तरीके से किसान को देखना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि हम लोग कर सकें अगर एग्रो टूरिज्म का काम और शहर के थोड़ा नज़दीक है, तो उनको एग्रो टूरिज्म को फोकस करना चाहिए किसानों को। इसके अलावा
अलावा आप युवाओं को और क्या कहना चाहेंगे? युवा जो कुछ नया करना चाहता है, तो आपने कुछ नया करने की ठानी और आपके लिए अच्छा भी हुआ, तो आप युवाओं को क्या एक संदेश अगर मैं कहूँ देना चाहें तो? देखिए, युवाओं से अपील है। अभी एक बहुत बुरा दौर हमने देखा, 8-9 महीने का जो दौर गुजरा है, इस दौर में सिर्फ एक ही चीज़ पे भारत टिका हुआ था। कृषि से जो आय थी सरकार की, वो सबसे ज़्यादा थी, इनकम जो थी, और कृषि की वजह से ही भारत देश जो है वो आगे टिका हुआ है। अगर युवा जो किसान हैं, खेती को अगर फोकस किया जाए, देखिए पूरी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ नहीं मिले, खाने के अलावा अगर कोई भी चीज़ नहीं मिले तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन खाने के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो युवाओं से यह अपील है कि वो लोग खेती में आएँ और कुछ नए नए इनोवेशंस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ये कभी डाउनफॉल नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो डाउनफॉल कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या कम होने वाली है नहीं और जो ज़मीन हमारी है वो बढ़ेगी नहीं। तो कम जगह पे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो उपज करना अगर युवा किसान कोशिश करें तो एक बहुत अच्छा मॉडल वो बन सकते हैं देश के लिए। आपसे भी सीमा जी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप महिला हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ रही, तो एक महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहती हैं, उनके लिए आप एक संदेश दें तो? जी, मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, महिलाओं को और युवा लड़कियों के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि सबको एक महिला एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिले अपने देश में। इसके लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो छोटे स्तर से शुरुआत हो, चाहे वो गांव से शुरुआत हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी हो, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपना डिसीजन खुद ले और कुछ ना कुछ आगे लाइफ में करें और किसी के लिए रोल मॉडल बने। चलिए, मैं आपसे थोड़ी सी और बातचीत थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगी, यहाँ पर ख़त्म करने का इंटरव्यू मेरा मन नहीं कर रहा। आपसे और भी आपकी खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में कुछ रोचक तथ्य अगर आप बताना चाहें युवाओं को, जिनकी तरफ आप उनका ध्यान आकर्षित चाहते हैं, तो बता सकते हैं आप। देखिए मैडम, जब जैविक खेती जो पापा है मेरे, वो पिछले 20 साल से घर पे जैविक खेती होती है। तो जब छोटे छोटे थे हम मंदिरों में जाते थे तो वहाँ एक चीज़ हम देखते थे कि मंदिर में गाय की फ़ोटो लगी होती है, जिसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग देवताओं की फ़ोटो होती थी। तो ऐसे उस टाइम मन करता था कि पूछे, मम्मी पापा से पूछते भी थे कि ये क्यों है ऐसा। तो पापा मम्मी कहते थे कि बेटा, गाय के शरीर में 36 करोड़ जो देवी देवता हैं वो सारे वास करते हैं। तो धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि लोग बाग मंदिर गलत जाते हैं। अगर एक गाय घर में रख ली जाए तो पूरे 36 करोड़ देवी देवता घर में आ सकते हैं। और ये सच है, गोमूत्र का आज प्रूव हो गया है ये कि गोमूत्र जो है वो कई जो बीमारियां हैं उनके लिए रामबाण है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को भी ख़त्म करता है। और जैविक खेती जो है वो देसी गाय के ऊपर ही आधारित है। पहले जो हर घर में भारत में जो है वो देसी गाय होती थी और उसी आधार पर खेती होती थी, बैल होते थे, उसके आधार पर ही उसी के जो गोबर से है वो जैविक खेती होती थी। तो आज जो वक्त है इसमें अपने को जो जब होलेस्टीन बाहर से आई, अब मिक्स ब्रीड हो गई, हमारे यहाँ की जो लोकल ब्रीड्स थी वो सब खत्म होने लग गई हैं। अभी वक्त है कि हम संभलें और इन गायों का जो है वो जो अपनी प्योरिटी है गायों की उसको हम लोग बरकरार रखें। और हर घर में एक देसी गाय हो तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में एक गाय अकेला पशु है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मतलब निकालता भी वो ऑक्सीजन ही है। तो गाय का महत्व समझ के और अगर जैविक खेती को किया जाए तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और देखिए, जो गाय की खेती उससे उत्पाद से जो हम लोग खेती करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो बहुत बेहतर क्वालिटी होती है। और गाय जैसे गोमूत्र में ऐसे जीवाणु होते हैं जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, फास्फोरस के लिए, पोटास के लिए सारे जो वो हैं पोषक तत्व हैं वो सारे पौधों के लिए मिल जाते हैं। तो किसान भाई जो भी जैविक करना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमें गौ आधारित खेती ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा आधार है। गाय जो है वो हमारे मतलब पूरे देवता उसमें बसे हैं, तो वो हमारा आधार है। उसके आधार पे ही हमें इस खेती को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी से संभव है कि आपकी जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्शन जो है वो डाउन जाएगा। हाँ, फर्स्ट ईयर आपका, जब आप केमिकल से छोड़ के जब जैविक पे आएंगे तो फर्स्ट ईयर डाउन जाएगा प्रोडक्शन, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो है अगर गाय आधारित ही हो तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। और मैं तो ये मानता हूँ मैडम कि
गाय जो है वो दूध के लिए नहीं पालनी चाहिए। दूध तो बाई प्रोडक्ट है। आप अगर देखेंगे मार्केट में आज गोमूत्र का अर्क मिलता है और मेरे हिसाब से 150 रुपए का 100 ml वो मिलता है। तो इस हिसाब से 1000 से लेके 1500 रुपये लीटर गोमूत्र का अर्क बाज़ार में बिक रहा है। एक गाय दिन में 2 लीटर गोमूत्र देती है। अगर उसका अर्क बनाया जाए तो 2 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर अर्क बन जाएगा। अगर 2 लीटर अर्क एक गाय देती है और 1000 रुपये किलो भी माने तो 2000 रुपये का सिर्फ गोमूत्र उसका उपयोग हो सकता है। और दूध की अगर बात करें, एक गाय 10 लीटर दूध देगी। आज गाँव में जो भाव मिल रहे हैं वो 30-35 रुपये गाय के दूध के भाव मिलते हैं। शहर में तो फिर भी जो देसी गाय है उसका जो मार्केट है वो अच्छा है कि वहाँ 100 रुपये लीटर तक दूध बिक रहा है। तो गाय को दूध तो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। मेन जो प्रोडक्ट है वो तो गोमूत्र और गाय का गोबर है, उसके लिए पालना चाहिए। वो दूध हमें देती है, वो एक अलग हमारा बेनिफिट है। तो सभी किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि हमें गाय एक घर में होनी चाहिए, ज़रूरी है। हम जैविक खेती के फ़ायदों की बात कर रहे हैं। आपने बोला कि जैविक खेती करने में प्रोडक्शन पहले डाउन जाता है, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा, तो आप वो क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और जब से वो बच्चे पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक दोबारा हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि मेरे घर पे पिछले 20 साल से जैविक खेती हो रही है। पिछले 20 साल से सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, देखिए एक किसान जो होता है ना, वो समझ नहीं पा रहा है। वो अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर खिलाता है। उसको पता है कि इसको खाने से इंसान मरेगा या कीड़ा मरेगा, और अगर वो इंसान के पेट में जाएगा तो इंसान भी मरेगा। और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में वो किसान के बच्चों के पेट में ही जाता है, क्योंकि आज शाम को स्प्रे किया, कल सुबह वो सब्जियां तोड़ के खा रहे हैं। लेडीज़ जो हैं वो वहाँ जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, घास निकालना है, वो इस तरह का कार्य करती हैं, तो वो सीधा सीधा पेट में जाता है। और किसान ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को जहर दे रहा है। अच्छा, किसान की एक आदत और है कि वो अच्छा बाजार भेजता है और बुरा रखता है खुद के खाने के लिए। तो कम से कम किसानों को ये तो समझना चाहिए कि मैं मेरे घर में जो है वो जहर नहीं खिलाऊं, क्योंकि हर आदमी का ये कहना होता है कि मैं कमाता हूँ मेरे बच्चे पालने के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए। तो वो जाने अनजाने में जहर दे रहा है अपने बच्चों को। जो भी केमिकल खेती कर रहे हैं वो जहर दे रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों के लिए तो जहर नहीं खिलाएं, और पूरा नहीं तो कम से कम घर में जो भी उपयोग होता है वो तो कम से कम जैविक किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है मैडम। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि को लेकर के बहुत अधिक संभावना है। और हम बात करें जैविक खेती की, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे अभी हमें इंद्रजीत जी और इंदिराज जी और सीमा जी ने बताया कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और ये कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हम लोगों के लिए है। और जब भी जहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ, यहाँ पर इस माहौल का मज़ा ही कुछ अलग है। प्राकृतिक खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, और साथ में ये युवाओं के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे नए नए अवसर मिल सकते हैं। कृषि के अवसरों की हम बात करें, शहरी युवाओं के लिए भी यहाँ पे कृषि से जुड़े बेइंतहा अवसर हैं। तो आप इस प्रकार की लगातार खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे ही रोचक तथ्य से अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए दी आवाज़। नमस्कार।